गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों की अम्ल, क्षारक और लवण इसकी तीसरी कक्षा प्रारंभ हो रही है। इसके पहले की दो क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, अम्ल की पहचान कैसे करते हैं, क्षारक की पहचान कैसे करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, इंडिकेटर कैसे शो करता है। ये सब हम लोगों ने इसके पहले की दो क्लासों में पढ़ा है। आज हम लोग आगे इसकी बात करते हैं। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है, तो कुछ क्वेश्चन से हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने पिछली कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं तो उनको ध्यान से देखें, फिर इसको आप देखेंगे तो आपको चीज़ों को समझ में आएंगी। देखते हैं एग्जाम्पल से। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, तो उसके कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल देखते हैं। यहां आपको फिल करना है कि कौन सा कंपाउंड यहां पर होगा। यहां आपको बताना है कि यहां पर कौन कंपाउंड होगा। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया। इसमें है क्या कि HCl से किसी कंपाउंड ने रिएक्शन किया, फिर आपका बना है NaCl, ये सॉल्ट है और बना है जल। दूसरे में है कि कोई कंपाउंड है, इससे सोडियम के कार्बोनेट ने रिएक्शन किया है, फिर बना है सोडियम सल्फेट, सॉल्ट बना है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। फिर तीसरे में कोई कंपाउंड है जिससे सोडियम के ऑक्साइड ने रिएक्शन किया है, फिर आपका बना है सोडियम नाइट्रेट, सॉल्ट बना है और आपका जल बना है। अब इनको करने के लिए एक एक उठाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। इनको करने के लिए पहले इनकी प्रकृति को लिख देते हैं हम लोग कि जो कंपाउंड हमारा है वो है क्या। ये HCl आपका एसिड है, अम्ल है। NaCl आपका सॉल्ट है और इसे जानते ही ये वाटर है। अब रिएक्शन के उत्पाद में हम लोग देखें कि हमको लवण और जल मिला है। एसिड की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी। अब उस प्रॉपर्टी को आप ध्यान दीजिए, जहां पर लवण और जल हमको अंतिम उत्पाद प्राप्त होता था, साल्ट और वाटर अंतिम प्रोडक्ट प्राप्त होता था, वह था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। उसमें यह कहा जाता था कि एसिड और बेस जब क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षारक जब क्रिया करते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। अम्ल हमको मालूम है, मतलब ये क्षारक होगा। अब क्षारक हमको मिलेगा कहां से? हम जो सॉल्ट है, सॉल्ट का हम लोग उठाएंगे पॉजिटिव मूलक।
साल्ट का पॉजिटिव मूलक, और वाटर का OH आयन, क्योंकि अगर हमको बेस लेना है तो H आयन तो यूज नहीं कर सकते, OH आयन यूज करेंगे। तो साल्ट का जब हम लोग पॉजिटिव आयन लेंगे तो हमारा होगा Na+1, और OH का निगेटिव आयन लेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा OH-1। इन दोनों से जो कंपाउंड बनेगा वही कंपाउंड अपना बेस होगा, जो यहां पर अपेक्षित होगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क्स है वहां पर जो फिलिंग होगी वह होगी NaOH की। इसी तरह से अगली रिएक्शन भी आप कर सकते हैं। अगली रिएक्शंस में आप देखें कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटल है, मेटल कार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है किसी कंपाउंड से, तो आपका बन रहा है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और वाटर बन रहा है। तो हम लोग एसिड की प्रॉपर्टी में ध्यान दें तो हम लोगों ने कहा था कि अगर सॉल्ट बन रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही हो और जल बन रहा हो, तो एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी थी? तो एसिड की प्रॉपर्टी थी कि अगर एसिड मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, मतलब अम्ल अगर धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है। इसका मतलब लवण यहाँ आपको कार्बोनेट आपको मिला हुआ है, सॉल्ट मेटल का कार्बोनेट मिला हुआ है, तो ये आपका जो होगा वो एसिड होगा। एसिड के लिए क्या करेंगे? एसिड के लिए हम लोग H+ आयन लेंगे वाटर का, और सॉल्ट जो बना है उसका निगेटिव रेडिकल लेंगे। बेस के लिए पॉजिटिव रेडिकल और एसिड के लिए निगेटिव रेडिकल सॉल्ट का। तो अगर हम सॉल्ट का निगेटिव रेडिकल लें तो हमको मिलेगा सल्फेट SO4-2, और वाटर का पॉजिटिव रेडिकल लें तो H+1। इन दोनों से आपका एसिड बन जाएगा, ये एसिड होगा H2SO4। तो एसिड जो मिला, जो यहां पर फिल होगा, वह एसिड आपका मिला H2SO4। तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं। तीसरे रिएक्शन में है क्या? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम है मेटल, मेटल का ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड आप जानते हैं कि बेस होता है, मेटल का ऑक्साइड बेस होता है, क्षारक होता है। फाइनल जो रिजल्ट आपको मिला, फाइनल जो प्रोडक्ट आपको मिला है, उसमें सॉल्ट मिला है और वाटर मिला है। फिर आपको समझ में आएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस की प्रॉपर्टी में जब हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतिम उत्पाद हमको साल्ट और वाटर मिलता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमको समझ में आती है कि बेस और एसिड की रिएक्शन होती है, फिर हमको साल्ट और वाटर मिलता है। बेस आपको मिल चुका है, एसिड आपकी बनानी है, एसिड आपको बनाना है कि एसिड है क्या। तो एसिड के लिए क्या करेंगे आप? सॉल्ट का निगेटिव रेडिकल, हाइड्रोजन का पॉजिटिव रेडिकल, तो सॉरी वाटर का पॉजिटिव रेडिकल। तो वाटर का जो पॉजिटिव रेडिकल लेंगे वो होगा H+1, और जो आपका सॉल्ट है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसका निगेटिव रेडिकल जो हमको मिलेगा वो नाइट्रेट मिलेगा NO3-1। यहां से आपका जो एसिड निकल के आएगा वो आएगा HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो यहां पर आपका बनेगा HNO3। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की किस तरह से यूज हो रही है। आपके क्वेश्चंस में और भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब सोडियम का कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है, क्या होता है जब सोडियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करता है। इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
अब हम लोग अगले कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि HNO3, HCl, ये सब विलयन, इन सब के विलयन जो होते हैं वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अल्कोहल का जो विलयन होता है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों? शर्करा का जो विलयन होता है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों? मतलब क्वेश्चन जो आपका होगा वो ये होगा, HCl, HNO3 के सॉल्यूशन जो हैं ये एसिडिक होते हैं, लेकिन अल्कोहल, शर्करा आदि के जो सॉल्यूशन होंगे वो एसिडिक नहीं होंगे। क्या कारण है? ये प्रश्न है आपका कि HCl, HNO3 के जो सॉल्यूशन हैं, इनके जो विलयन हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी के हैं, जबकि अल्कोहल और शर्करा के जो विलयन होंगे वो एसिडिक प्रॉपर्टी के नहीं होंगे। क्यों? देखें, जो HCl और HNO3 का सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में आपको H+ आयन एक्वस मिलेगा, H+ आयन एक्वस मिलेगा। इसे हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। ये H+ आयन एक्वस या हाइड्रोनियम आयन देगा, जिसके कारण यह विलयन अम्लीय होगा। तो कोई भी कंपाउंड एसिड होगा यदि इसका जलीय विलयन में H+ एक्वस आयन या हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होता है। अगर उसका जलीय विलयन H+ एक्वस आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है तो वह कंपाउंड एसिडिक हो जाता है, एसिड हो जाता है। तो ये एसिडिक इन नेचर होंगे, ये एसिडिक प्रॉपर्टी प्रदर्शित करेंगे। लेकिन एल्कोहल और शर्करा का जलीय विलयन H+ आयन एक्वस नहीं देता है। यहां हाइड्रोनियम आयन जलीय विलयन में नहीं मिलेगा, तो यह एसिडिक इन नेचर नहीं होगा, इसका जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इनका जलीय विलयन विद्युत का चालक तो होता है और इनका जलीय विलयन विद्युत का चालक नहीं होता है, क्यों? फिर आप बताएंगे कि HCl, HNO3 का जो जलीय विलयन होता है वो H+ आयन देता है। H+ आयन की उपस्थिति के कारण यह विद्युत का चालक हो जाता है, जबकि अल्कोहल और शर्करा के जलीय विलयन में H+ आयन प्राप्त नहीं होते, आयन नहीं मिलते हैं, तो ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है अम्लों के डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन का मतलब तनुकृत करना, अम्ल की पावर को कम करना। अब ये कहते हैं कि जब अम्ल को तनुकृत किया जाता है तो पानी में अम्ल डाला जाता है धीरे धीरे।
अम्ल में पानी नहीं डाला जाता। होता क्या है कि वाटर ले लेते हैं, उसमें धीरे धीरे ड्रॉप ड्रॉप करके एसिड को मिलाया जाता है, जिससे एसिड तनु हो जाता है। और ये प्रश्न पूछते हैं कि आप वाटर में एसिड को मिलाते हैं जबकि एसिड में वाटर को नहीं डालते हैं, क्यों? तो इसका आंसर ये होता है कि वाटर और एसिड जो होता है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन करता है। एक्जोथर्मिक होता है, उष्माक्षेपी होता है, उष्माक्षेपी होता है। तो अगर आप एसिड में वाटर को डालते हैं तो फिर उसके बाहर निकलने की और आपको नुकसान पहुंचाने की संभावना बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, हम लोग आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात में हम लोगों ने को जो पढ़ना है वो एक नियतांक है जिसे कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट। सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब ये होता है, इसका यूज क्या होता है कि कोई विलयन है तो उस विलयन का एसिडिक या बेसिक नेचर का आप पता कैसे लगाते हैं कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, इसका पता कैसे लगाते हैं? तो एक नियतांक आता है जिसे आप कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक। इस नियतांक को कहते हैं पीएच। पीएच स्केल होती है इस नियतांक को मापने की। एसिडिक बेसिक नेचर को जब मापा जाता है उसमें ये नियतांक यूज होता है। इस नियतांक को जिस स्केल पे मापा जाता है वो स्केल होती है पीएच। पहले इस नियतांक के बारे में पढ़ते हैं, फिर पीएच के बारे में पढ़ते हैं। यह नियतांक जो होता है सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक सूचक है, सूचक है, इंडिकेटर है, इंडिकेटर है। ये जो सार्वत्रिक सूचक है ये ढेर सारे सूचकों का मिक्सचर होता है, ढेर सारे सूचकों का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। अब इसका काम क्या होता है? ये एक स्केल पर काम करता है, फिर हाइड्रोनियम आयन सांद्रता के आधार पर ये कलर को चेंज करता है, या कलर को चेंज करता है, सॉल्यूशन के कलर को चेंज करता है। जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन चेंज होता है, कलर सॉल्यूशन का चेंज होता रहता है, जिससे प्रॉपर्टी पता चलती है कि प्रॉपर्टी एसिडिक है और बेसिक है, सॉल्यूशन एसिडिक होता जा रहा है कि बेसिक होता जा रहा है। ये एक स्केल पर आधारित होता है, इसके आधार पर एक स्केल बनाई जाती है जिसे कहा जाता है पीएच स्केल। स्केल पीएच स्केल में जो होता है कि पी जो होता है, पी रिप्रेजेंट करता है पुषांश को, इसका मत इससे कहते हैं पुषांश। पुषांश ये जर्मन शब्द होता है जिसका मतलब होता है पावर। ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसकी मीनिंग होती है पावर, जिसकी मीनिंग होती है पावर। तो सीधा सीधा होता है कि पीएच स्केल जो होता है एसिड और बेस की पावर को इंडिकेट करने वाली स्केल है।
एसिड कितना पावर है एसिड की, या बेस क्या कितनी पावर है, इसको जो स्केल इंडिकेट करती है वही पीएच स्केल है। तो पीएच स्केल में ये जो पी है इसे पुषांश बोलते हैं। पुषांश जर्मन शब्द होता है जिसका मतलब होता है पावर। तो सीधा सीधा मतलब होता है कि एसिड और बेस की पावर को जो स्केल रिप्रेजेंट करती है उस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होती है? 0 से 14 अंकों के बीच की एक तालिका होती है। 0 से 14 अंक की एक तालिका को प्रदर्शित करती है। 7 जो होता है इसमें 7 उदासीन सॉल्यूशन को प्रदर्शित करता है। 7 उदासीन न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन को प्रदर्शित करता है। 7 से कम अगर पीएच होता है तो एसिडिक इन नेचर हो जाता है, और 7 से अधिक अगर पीएच होता है तो बेसिक इन नेचर हो जाता है। देखते हैं आगे। मान लीजिए कि ये स्केल है आपकी, से आप पीएच स्केल बोलते हो। ये 0 से शुरू हुई और 14 तक आई। ये जो है ये इसका 7 है। बीच में आपका रहा होगा 1 to 6, यहां रहा होगा 8 to 13। अगर कोई सोल्यूशन है उसका पीएच 7 मिल जा रहा है तो ये उदासीन विलयन को प्रदर्शित करता है। न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन को प्रदर्शित करता है। लेकिन पीएच अगर 7 से कम हो जाती है तो ये अम्लीय प्रकृति को विलयन के प्रदर्शित करती है। ये अम्लीय विलयन को शो करेगा। अगर ये 7 से ज्यादा हो गई तो ये क्षारीय विलयन को शो करेगी। क्षारीय विलयन को शो करेगी। अब एक चीज ये देखते जाइएगा कि जब हम 7 से कम होते जाते हैं तो हमारी विलयन की अम्लीयता बढ़ती जाएगी, एसिडिक पावर बढ़ती जाएगी। इसका मतलब पीएच जितना कम होगा विलयन की एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, सॉल्यूशन की एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और विलयन का पीएच जितना ज्यादा होगा सॉल्यूशन की एसिडिटी उतनी ही कम होगी, या बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा, बेसिक पावर उतनी ही ज्यादा होगी। इसको अगर हम लोग ऐसे करें कि अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर जो होगा, एसिडिक पावर जो होगी वो डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। बेसिक पावर जो होगी वो इंक्रीज करेगी। इसी तरह से उल्टा कर सकते हैं। अगर हम बॉटम टू टॉप चलते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं, तो सॉल्यूशन की एसिडिक पावर जो होगी वो इंक्रीज करेगी, बेसिक पावर जो होगी वो डिक्रीज करेगी। अब इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपको 3 सॉल्यूशन दिए गए ए, बी एंड सी। सॉल्यूशन ए का जो पीएच है वो 3 है,
सॉल्यूशन बी का जो पीएच है वो 6 है और सॉल्यूशन सी का जो पीएच है वो 8 है। अब आपसे कहा गया कि सबसे अधिक एसिडिक पावर किस सॉल्यूशन की है, तो आप देखेंगे किसका पीएच सबसे कम है, तो सबसे कम पीएच 3 है जो विलियन ए का है, सॉल्यूशन ए का है, तो आप कहेंगे कि सॉल्यूशन ए की एसिडिक पावर सबसे ज्यादा है। अब आपसे कह सकते हैं कि बेसिक पावर किस सॉल्यूशन की सबसे ज्यादा है, तो आप देख लीजिएगा जिसका पीएच सबसे ज्यादा होगा उसकी बेसिक पावर सबसे ज्यादा होगी। आगे देखते हैं। ये जो पीएच होती है, पीएच स्केल होती है, ये एक्चुअली हाइड्रोनियम आयन सांद्रता को विलयन में शो करती है। हाइड्रोनियम आयन सांद्रता कितनी है विलयन में, उसके हिसाब से पावर को ये बताती है कि पावर एसिडिक ज्यादा है कि बेसिक ज्यादा है। अगर हाइड्रोनियम आयन सांद्रता, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में ज्यादा है तो वह एसिडिक इन पावर होगी, एसिडिक पावर उसकी ज्यादा होगी। अगर हाइड्रोनियम आयन सांद्रता कम है मतलब हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता ज्यादा है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वह जो सॉल्यूशन होगा उसकी बेसिक पावर ज्यादा होगी। अब ये कंसंट्रेशन क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होता है और OH- आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। सांद्रता कंसंट्रेशन होती क्या है इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने चैप्टर में हम दो सांद्रता की बात करते हैं, एक H+ आयन सांद्रता हाइड्रोनियम आयन सांद्रता और एक कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता OH- आयन सांद्रता। अगर हम हाइड्रोनियम आयन सांद्रता की बात करते हैं H3O+ और सांद्रता अगर हम इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं तो इससे सांद्रता पढ़ते हैं। हाइड्रोनियम आयन को बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए तो इसे पढ़ोगे हाइड्रोनियम आयन सांद्रता और H+ आयन सांद्रता। ये H+ आयन एक्वस होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन को इस बड़े से ब्रैकेट में बंद कर दें तो इसे पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता। ये आपका हाइड्रोक्सिल आयन है और बड़े ब्रैकेट में बंद हो गया तो हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन हो गया। ये आपका हाइड्रोनियम आयन है, अगर इसको आपने बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया तो इसे पढ़ा जाएगा कि हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता। ये आपका H+ आयन है, इसे H+ आयन पढ़ोगे, लेकिन अगर इसे बड़े ब्रैकेट में आप बंद कर देंगे तो इसे पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रता। अब हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन सांद्रता ये बताती है कि किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की संख्या कितनी है। अगर किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की संख्या पर लीटर ज्यादा हो तो वह विलयन अधिक अम्लीय होगा, वहां कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन बढ़ जाएगा। मतलब ऐसे समझिए कि अगर कोई सॉल्यूशन 1 लीटर का सॉल्यूशन लिया आपने, 2 सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, दोनों के 1 लीटर आपने लिए मालूम। पहले सॉल्यूशन ए में हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी संख्या है 1000 और दूसरा जो सॉल्यूशन आपने लिया बी उसमें हाइड्रोनियम आयन की संख्या है 1500, 1500। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन जो होगा वो सॉल्यूशन बी का ज्यादा होगा,
क्योंकि पर लीटर हाइड्रोनियम आयन की संख्या जिस सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी उसमें हाइड्रोनियम आयन सांद्रता ज़्यादा होगी। तो पावर जो होती है वो बताती है, हाइड्रोनियम आयन सांद्रता बताती है कि पर लीटर हाइड्रोनियम आयन की संख्या कितनी है। और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता भी यही बताएगी। हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता यह बताएगी कि इसी सॉल्यूशन के पर लीटर सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या कितनी है, वह बताती है कि उसका हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता कितनी है। अगर पर लीटर सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता ज्यादा है तो विलयन बेसिक इन नेचर होगा, उसकी बेसिक पावर ज्यादा होगी। अगर हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता कम है तो उसकी बेसिक पावर कम होगी। तो आप समझ गए होंगे आप कि जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है ये शो करता है नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मतलब हाइड्रोनियम परमाणुओं की, हाइड्रोनियम आयनों की संख्या, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O आयनों की संख्या प्रति लीटर, पर लीटर यहां हिंदी में कहेंगे प्रति लीटर। तो हाइड्रोनियम आयन सांद्रता यह बताती है कि विलयन के प्रति लीटर हाइड्रोनियम आयन की संख्या कितनी है। इसी तरह से हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन यह बताती है कि हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या विलयन में प्रति लीटर कितनी है, प्रति लीटर कितनी है। सब सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन में, यहां भी सॉल्यूशन में विलयन में प्रति लीटर विलयन हाइड्रोक्सिल आयन की हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या कितनी है। आगे देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी में। आगे ये होता है कि अगर आप हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या H+ आयन कंसंट्रेशन और OH- आयन कंसंट्रेशन का मल्टीपल लेते हैं तो ये होता है 1.0 इंटू 10⁻⁻14, ये होता है। इसको याद रखिएगा। H+ आयन कंसंट्रेशन और OH- आयन कंसंट्रेशन मतलब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का जो मल्टीपल होगा वो होगा 1.0 इंटू 10⁻⁻14। अगला जो H+ आयन कंसंट्रेशन होता है वो अगर कहीं आपको दिया जाए कि मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है उसमें H+ आयन कंसंट्रेशन है 1.0 इंटू 10⁻⁻3 तो OH- आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, तो आप इस फार्मूले का यूज करके कर सकते हैं। आप H+ आयन कंसंट्रेशन की जगह पे रखेंगे, फिर OH- आयन कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं।
अब आपको अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन या OH माइनस आयन कंसंट्रेशन मालूम है, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन मालूम है, तो आप pH निकाल सकते हैं। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन अगर आपको मालूम है तो उससे आप pH वैल्यू निकाल सकते हैं, और हाइड्रोक्सिल आयन अगर कंसंट्रेशन आपको मालूम है तो उससे आप POH वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए जो फार्मूला होता है pH वैल्यू निकालने का, वो होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये आपका फार्मूला होता है pH निकालने का। इसी तरह से अगर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन आपको दिया है तो आप POH निकालते हैं, POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ये दो फार्मूले हैं जिनको आप याद रखिएगा। pH का निकालने का जो फार्मूला होता है pH इक्वल टू, अगर आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन मालूम है या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन मालूम है तो pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अगर आपको OH माइनस आयन कंसंट्रेशन मालूम है तो इसमें आप फार्मूला लगाएंगे POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अगर आपको किसी सॉल्यूशन का H प्लस आयन सांद्रता आपको दी गई है, H प्लस आयन सांद्रता किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन सांद्रता आपको दी गई है 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। अब आपसे इस विलयन का pH पूछा जा रहा है। अब आप हाइड्रोजन आयन सांद्रता देखेंगे और pH आपको निकालने को कह रहा है तो आप फार्मूले पे जाएंगे। आपने फार्मूला समझा कि अगर H प्लस आयन सांद्रता विलयन की दी जाए और हमको pH निकालना हो तो हमारे पास एक फार्मूला है जिसका हम यूज करते हैं, तो उस फार्मूले का यूज करते हैं हम लोग। तो फार्मूला हम लोग लिखेंगे pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये हो जाएगा pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। यही ना। अब देखो, जब हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ते थे, लॉग की प्रॉपर्टी में जहां ये मल्टीपल होता है इसको क्या करते हैं, इसको प्लस की तरह अलग अलग करते हैं, या आप 1 का गुणा कर दें इसमें तो केवल 10 टू द पावर माइनस 5 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 5। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी आप पढ़ते थे कि अगर लॉग में a है और a की पावर b है तो वो पावर लॉग के पहले चली आती थी, तो इसको हम लोग लिखते थे b log a। यही प्रॉपर्टी लॉग की यहां लगेगी। ये माइनस 5 जो 10 की घात है वो बाहर चली आएगी, तो ये हो जाएगा pH इक्वल टू माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस 5 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया pH इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो pH की वैल्यू आपको 5 मिल गई। इसी तरह से हाइड्रोक्सिल आयन दिया रहेगा तो आप वहां से POH निकाल सकते हैं।
फिर इसका यूज आगे कैसे करते हैं? इसका यूज आगे जो होता है वो ये होता है कि आपको H प्लस आयन सांद्रता दी और आपसे पूछा कि आप pH बताइए और विलयन की प्रकृति बताइए, नेचर बताइए विलयन का क्या होगा। आपने pH निकाला, pH अगर 5 आ गया, 7 से कम आ गया, तो आपने कहा कि विलयन की जो प्रकृति है वो अम्लीय है। 2 विलयन दिए, 2 के pH H प्लस आयन कंसंट्रेशन दे दिए, तो आपसे कहा कि मोर एसिडिक कौन है, तो दोनों के pH निकाले, एक का pH आपका 5 आ गया, एक का pH आपका 2 आ गया, तो आप देखेंगे जिसका pH कम है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आपने कहा कि pH जिस विलयन का कम है वो ज़्यादा एसिडिक है। दूसरा ये होता है कि आपको हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन देता है और आपसे पूछता है कि सॉल्यूशन की प्रकृति बताइए। तो यहाँ हम डायरेक्ट हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन से POH निकालेंगे। फिर POH से हम नहीं बता सकते हैं कि विलयन की प्रकृति क्या होगी, तो हमको pH लेना होगा फिर, क्योंकि हमारी स्केल pH पे चलती है, POH पे नहीं चलती। तो हम लोग POH जब निकाल लेंगे तो उससे pH निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है, pH प्लस POH इक्वल टू 14। ये एक तीसरा फार्मूला होता है कि अगर आपको कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन का हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन अगर आप जोड़ दीजिए तो दोनों का जो सम होगा वो 14 होगा। अब आप इस पे एक एग्जांपल देखें। कोई सोल्यूशन है, वहां हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आपको गिवन है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴। हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आपको दे दिया गया 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴, और आपसे कह रहा है कि सॉल्यूशन का जो नेचर बताइए, pH बताइए और सॉल्यूशन का नेचर बताइए। pH बताइए आप और नेचर आप सॉल्यूशन बताइए कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो यहां से या तो आप pH प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴, उसका मतलब यूज करके डायरेक्ट H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल लें, या यहां से POH निकाल लें, फिर इस फार्मूले का प्रयोग करके आप pH निकाल लें। अगर आप यहां से POH निकालते हैं तो POH इक्वल टू हो जाता है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो POH इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁴। अब -4 आप बाहर ला के गुणा कर देंगे तो POH इक्वल टू हो जाएगा 4 log 10, और log 10 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो POH इक्वल टू हो गया 4। अब इसको आप यहां पर यूज कर देंगे तो आपको pH मिल जाएगा। यहां पर यूज करेंगे तो pH प्लस 4 इक्वल टू 14, तो यहां से आपका pH निकल के आया 10, और जैसे ही आपका pH 10 निकल के आया, आपने कहा कि जो आपका सॉल्यूशन है ये बेसिक इन नेचर है, इसकी प्रकृति क्षारीय है। अब तक हम लोगों ने
अम्ल क्षार के बारे में सारी चीजें पढ़नी। 3 क्लास में हम लोगों ने अम्ल क्षार और सूचक इंडिकेटर, इनके सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया विद एग्जाम्पल। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्ट क्या होते हैं, साल्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपको वर्कशीट दे दी जाएगी। खुशी की बात है कि ढेर सारे बच्चे, लगभग बच्चे वर्कशीट कंप्लीट करके उसको चेक भी करा रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं चेक करा रहे हैं वो भी चेक कराने की कोशिश करें। धन्यवाद।